छोटी सी बात है, सब लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के आयोजन वाली जो कमेटी है उनको धन्यवाद देकर उनके लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए आग्रह करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम में जाना बहुत आसान है, कोई भी उठ के चल देता है, लेकिन कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल होता है। एक एक लोगों को तैयार करना होता है, फिर आजकल अधिकारी कर्मचारियों को भी सुनना पड़ता है, फिर आवेदन लेके जाते हैं तो ऐसे पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं जैसे पीछे हम चोर लुटेरे डाकू बैठे हुए हैं। ऐसे चारों तरफ से ये जो दबाव होता है वो सब यहाँ झेलने के बाद, इधर खाने के बाद, इधर लठ खाने के बाद ऐसा कार्यक्रम होता है। तो इसीलिए मैं तालियां बजवा रहा था आपके लिए, और आप सबके लिए भी बजवा दो, क्योंकि आप लोगों ने भी मेहनत करके समय दिया, अपना अमूल्य समय दिया, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये जो सामाजिक गायक आए, हमारे गाना गा रहे थे, अभी हमारे इसको पावली बोलते, जो बांसुरी बजा रहे थे ना, इसको पावली बोलते हैं। फिर उससे पहले हमारी जो छोटी छोटी बेटियां थी, बहनें थी, एक छोटा सा बालक आया था, 3-1 साल का होगा, 3-4 साल का। अब इस उम्र में हम लोग अब माइक पकड़ रहे हैं और ये 4 साल की उम्र में पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैचारिक जो क्रांति है, जो जन शिविर है, ये जो छोटे छोटे आयोजन होते हैं उसका सफलतम परिणाम है। इसलिए उस बच्चे के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये उत्साहवर्धन है। बाकी देखो, हम लोग तो आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, आपको यही रहना है, समाज को भी जागरूक करना है, और सामाजिक आयोजन ऐसे ही भविष्य में भी करते रहना है। क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में बांधने की कोशिश कर दी है D3 फार्मूला, आपने शायद सुना होगा। D3 मतलब डीजे दहेज दारू, इसका शॉर्ट फॉर्म है D3, और फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। तो ये 3 चीजों के बीच में मुझे बोलने के लिए कहा है। मैं हालांकि सब्जेक्ट में बोलता नहीं हूँ, आज पहली बार मुझे मिला है, लेकिन फिर भी मैं मेरे हिसाब से ही बोलूंगा। संचालक महोदय और कार्यक्रम के आयोजक से पहले ही माफी मांग लेता हूँ। ये जो कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, और मैं जब गुजरात आता हूँ तो हमेशा से हमारी मतलब शिकायत रही है गुजरात में कार्यक्रम की। इससे पहले 2016-17 में हम लोग, कांति भाई भी थे, मैं भी था, अहमदाबाद में बड़ा सा कार्यक्रम था, ओपन मंच था, 13 सितंबर का कार्यक्रम था वो। तो ना कांति भाई को मंच दिया था, ना मुझे मंच दिया था, बोले कि ये बहुत बेकार बोलते हैं, इनको मंच नहीं देना है। तो उस समय से हम लोग यही सोचते आ रहे हैं कि तुम्हारी छाती पर केवड़िया खड़ा है, स्टेचू खड़ा है कि नहीं है? हमारी छाती पर भी ये सरदार सरोवर बना है, हमारे ही लोग वहां से विस्थापित हुए, एक परिवार नहीं, हजारों परिवार विस्थापित हुए। आपके केवड़िया में जो बांध बना, वहां से पीछे आप जाओगे, जहां तक नर्मदा का पानी आता है, वो बैकवाटर जहां तक जाता है, वहां के आदिवासियों की स्थिति देखो आप, वो किस तरह से रह रहे हैं। थोड़ी सी जमीन बाकी है, किसी को विस्थापन का नाम दे दिया गया है, एकाधिक व्यक्ति को मुआवजा दिया है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे कर कर करके अभी डूब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, बारिश में राशन नहीं मिलता ढंग से, बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पर, सड़कें भी ढंग से नहीं है। ऐसी स्थिति में पलायन का दंश झेलकर आदिवासी समाज जिंदा है, अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के लिए लड़ रहा है, उसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये नेता लोग, पार्टी वाले क्या बोलते हैं, ये कार्यक्रम समाज विरोधी है, धर्म के प्रचार के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए। अबे कौन सा फंड आ रहा है, आप बताओ ना, कौन सा विदेशी फंड हमारे समाज के पास आ रहा है, किसके पास आ रहा है? अभी पूर्व वक्ता ने, एक साथी, युवा साथी ने बताया, हम पे भी आरोप लगते हैं कि इनके ऊपर से फंडिंग हो रही है। तो भैया, IB आपकी, CID आपकी, पुलिस विभाग आपका, आपकी केंद्र में सरकार, राज्य में आपकी सरकार, एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक आपका। आपके पास हमारे बैंक का अकाउंट है, चेक करो, चेक करके उसकी सार्वजनिक सूची करो, कहां से पैसा आ रहा है आप बताओ ना। ये बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रहे हो? ये सरासर डरते हमारे मूवमेंट से। शासन प्रशासन अभी सतर्क हो गया है जब से भील प्रदेश का नारा बुलंद होने लगा है। इनकी रातों की नींद हराम हो गई है, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है।
ये सो नहीं पा रहे हैं। भाई आदिवासी समाज आदिवासी मना रहा है, साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहा है 9 अगस्त के लिए। आपके पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमारे छोटे छोटे बच्चे आज समाज के लिए बोलना सीख रहे हैं, समाज को एकजुट करके। अभी मैं तो फिर भी जींस शर्ट में आया हूं, ये गेटअप में आ रहे ना। अधिकारी कर्मचारी जो आपके दाहोद में रहता है, जो बड़ौदा में रहता है, जो अहमदाबाद में रहता है, जो आनंद में रहता है, हमारे इंदौर भोपाल दिल्ली में रहते हैं, वो सब ये भूल गए थे, ये पगड़ी बांधना तक भूल गए थे। उनको शर्म आती थी आदिवासी बोलना, वो अपने आप को राजपूत ठाकुर बोलते थे, बेवकूफ जैसे। ऐसी स्थिति से हम लोग आदिवासी समाज को निकाल के लाए, वहां से निकाल के लाए। आज ये 12-13 साल का जो हमारा संघर्ष है, मध्य प्रदेश में चाहे जयस हो कि राजस्थान में आदिवासी परिवार हो, इन सब का संघर्ष है। उसका परिणाम है कि एक बड़ा बुजुर्ग भी छाती ठोक के मुंह तान के हाथ में पाला लेके घूम रहा है, और ये 3 साल का बच्चा गेटअप में घूम रहा है। ये ऐसे ही नहीं आया। और ये सबको एकजुट करने का जो मिशन है वही भील प्रदेश है। हम किसी धर्म की बुराई तो नहीं कर रहे हैं। अबे धर्म तो 2500 साल पुराना है। कितने साल का है? 2500 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है धर्म। और सबके संस्थापक है। आप इतिहास उठा के देख लो, हिंदू धर्म का अलग संस्थापक, मुस्लिम समाज का अलग संस्थापक, ईसाई का अलग संस्थापक, जैन का भी संस्थापक, सबके संस्थापक है। किसी से पूछ लो यहाँ पे आदिवासी धर्म का कोई संस्थापक है क्या? अबे आदिवासी धर्म ही नहीं है तो संस्थापक कैसे होगा? वो तो धर्म पूर्व ही है, सभी धर्मों का बाप है। और सारे धर्म आज हम लोग बाबा देव पूछते हैं। बाबा देव का ही टाइम चल रहा है, दिवासे का, है ना। बाबा देव पूछते हैं, हमारे यहाँ नवाई पूछते हैं, इन पाटला पिठेरा पूछते हैं। ये जितने भी धर्म बने ना, हमारी ही संस्कृति सभ्यता परंपरा को चोरी करके बनाए गए। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमारा धर्म ही सबका बाप है। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी है, जो बाहर बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटियों में जाके निवास रहते हैं, उनके बच्चों को दिवासा, नवई, दशहरा या हमारे जो परंपरागत इन पाटला पिठोरा त्योहार जो भी होते हैं ना परंपरागत, उनके बारे में नहीं मालूम। उनको शर्म आती थी। आज आप देखना 9 अगस्त की न्यूज बड़ी सी आएगी, दाहोद की भी आएगी तो इंदौर की भी आएगी। और वो इसलिए इकट्ठा होते हैं कि 9 अगस्त में एक दिन हमको आदिवासी ड्रेस पहनने को मिलेगी, एक दिन हमारी बहन बेटियों को भी नाचने गाने का अवसर मिलेगा। लेकिन हम लोग मंच से यह बोलते हैं कि 9 अगस्त सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं बनाया गया है, आपके हक अधिकारों को बचाने के लिए, संघर्ष करने के लिए बनाया गया है, आपके अस्तित्व को बचाने के लिए, लड़ने के लिए बनाया गया है। जब तक आप उनकी बात नहीं करोगे, तब तक आपका 9 अगस्त मनाना भी बेकार है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा नृत्य जिंदा रखें, हमारे परंपरागत जो भी त्योहार है वो सब जिंदा रखना है। लेकिन आपको उनके साथ साथ में हमको पारंपरिक हथियार को भी जिंदा रखने की बात करनी होगी। क्योंकि आज जो लड़ाई है पूंजीवादी व्यवस्था, कंपनीवाद व्यवस्था, उनके खिलाफ हमारी व्यवस्था, हमारी कौन सी? रूढ़ी व्यवस्था। और रूढ़ी व्यवस्था जमीन पर है और उनकी व्यवस्था शासन के साथ मिलकर चलती है। इतनी बड़ी व्यवस्था के खिलाफ आज से 10,000 साल पुरानी बात देख लो, आप इतिहास उठा के देखो, तब भी हमारे जो आदिवासी समाज के भाई बहन थे, पूर्वज थे, खतीज थे, वो उस बंदूक तोप से, तीर कमानों से मुकाबला कर रहे थे। उनके पास तोप नहीं थी, उनके पास बंदूकें नहीं थे, उनके पारंपरिक हथियार थे तीर कमान, गोफन, पालिया, थे कि नहीं थे? आज भी हमारे कुछ साथी ये गोफन बांध के आए हुए। तो ये सारी चीजें हम लोगों के पास पारंपरिक रूप से। लेकिन हम लोग क्या है, अभी जैसे आपके यहाँ पायला लेके कोई दाहोद में जाता है तो पुलिस वाले आम से एक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आम से एक्ट। बोले ये पायला लेके नहीं घूम सकता। अबे क्यों नहीं घूम सकता? ये हमारे परंपरागत हथियार है। आप भगवान राम को भगवान बोल के उसके हाथ में बड़ी सी तीर कमान पकड़ा के बोलते हो कि यार ये इनके परंपरागत है। राजपूत हथियार लेके घूम सकता है, सिख बड़ी सी कटार लेके घूम सकता है, और उनका सबका बाप आदिवासी पालिया लेके नहीं घूम सकता है। कहां पे लिखा है ऐसा? कहां लिखा है ऐसा? ये आईपीसी सीआरपीसी तो आपने बाद में लागू की।
और वो भी उस समय अंग्रेजों ने जब लागू की तो आदिवासी क्षेत्रों से वो भी दूर रहते थे। उनको पता है कि ये टंट्या भील के वंशज है, ये बिरसा मुंडा के वंशज है। और हम जिस धरती से आते हैं वहां पे जीतू किरार है। आपने पटलिया समाज के परथी दादा भूरा के बारे में भी सुना होगा। तो वहां से हम भी आते हैं, हमारे अंदर भी वही डीएनए है। तो कैसे रोक सकते हो आप हमको गोपाल पाले या तो तीर कमान लेने जाने से? ये तो हमारे परंपरागत वंशानुगत हथियार है ना, और ये हमारा अधिकार है। और इन्हीं अधिकारों को बचाने की बात करते हैं। हमको कोई धर्म जाति पार्टी से मतलब नहीं भाई। एक पूर्व वक्ता कोई था, युवा साथी था, बहुत अच्छी बात कही उसने। बोले कि जो भील प्रदेश की बात करेगा, जो आदिवासी बचाने की बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। क्यों भाई? जरूरी इसीलिए है क्योंकि आज आदिवासी की अस्तित्व के खतरे की बात आ गई है। हमारा अस्तित्व खतरे में आ गया है। साला मध्य प्रदेश में देखो, कोई सिर पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके 10-10 फीट के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। छत्तीसगढ़ झारखंड में देखो, बहन बेटियों के स्तर निचोड़े जा रहे हैं नक्सली के नाम पर। सरेआम कपड़े पहना के, बंदूक से गोली मार के, पास में कपड़े पहना के बढ़िया सा मेडल भी ले रहे हैं। आदिवासियों को भेड़ बकरियों की तरह जानवर समझ रखा है। और सरकार जब हमारा आदिवासी मजदूर भी मरता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख का चेक देती है। ये स्थिति आदिवासियों की, आदिवासियों की पूरे देश में स्थिति एक वस्तु जैसी हो गई है, भेड़ बकरी जैसी हो गई है। रैली होती है किसी नेता की तो ये भेड़ बकरियों की तरह यही लोग भर के जाते हैं। इनको कहीं शाम को एक बोतली ने पोटली पकड़ा देते हैं और ये लोग खुश हो जाते हैं, आज तो मजा आ गया, हमारा विधायक था कि फलाना नेता था, वो ले गया था और पीने में मजा आया। और उसी झंडे के साथ में पेशाब करते हुए पड़ा हुआ पाया जाता है। और हमारा आदिवासी समाज का जब कार्यक्रम होता है, आप एक फोटो उठा के बता दो कि ये पवित्र सफेद गमछा या झंडा या पवित्र हमारा पीला गमछा या झंडे के साथ में कोई पी के पड़ा हुआ पाया जाता, बता दो। लेकिन हम जितने भी राष्ट्रीय दल है, चाहे कांग्रेस हो कि भाजपा हो कि आप हो कि फलाने ढिम की जितनी भी पार्टी है, सबके झंडे और गमछे के साथ में पड़ा हुआ आदमी बता देंगे पी के पड़ा हुआ। तो इन बोतली ने पोटली में पीना बंद करो, बिकना बंद करो, समाज की बात करो, ऐसे केडर में आओ, इन कार्यक्रम में आओ और यही से समाज बचेगा। और ये जो नेतागिरी करने की बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं, उन नेताओं को भी समझना पड़ेगा। वोट ये लोग देंगे भाई, पार्टी नहीं देगी। पार्टी सिर्फ टिकट देगी। भोपाल वाला वोट गड़बड़ा में आके नहीं देगा, बड़ौदा वाला गुजरात वाला भी या गड़बड़ा में आके वोट नहीं देगा। वोट कौन देगा? आप लोग दोगे। और आपको आपकी ताकत समझनी है। आपको इस जमीन पे से उठा के केटल वाला बंदा भोपाल बड़ौदा में भेजना है, आपके विधानसभा में भेजना है और वहां पे अपनी आवाज बुलंद करे, आपके क्षेत्र की आवाज बुलंद करे। कहां पर सड़क बनाना है, कहां पर स्कूल बनाना है, कहां पर सामुदायिक भवन बनाना है, कहां पर मेडिकल कॉलेज बनाना है, कहां पर शिक्षा आवासीय परिसर बनाना है और कहां पे हमारे आदिवासियों को बचाना है। ऐसी आवाज बुलंद करने वाला आपके बड़ौदा में होना चाहिए, हमारे यहाँ भोपाल में होना चाहिए और सबसे ऊपर दिल्ली में भी होना चाहिए, जैसे आदिवासी परिवार ने पहुंचा है। पहुंचाएगी नहीं पहुंचा? आज पूरे देश में हड़कंप मच गया है दिल्ली से, जैसे भील प्रदेश की आवाज आई, घबरा गए हैं सब लोग। तो हम लोग इस आवाज को बुलंद करने के लिए निकले, हम लोग समाज को एकत्रित करने के लिए निकले हैं। नहीं तो मैं भी सोच सकता था कि मैं तो पीले गमछे वाला हूं, हमारे यहाँ तो जैस चलता है, मैं क्यों जाऊं गढ़वाड़ा में, गुजरात में। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग राजस्थान में जाते हैं, बांसवाड़ा भी जाते हैं, डूंगरपुर भी जाते हैं, बड़ौदा भी जाते हैं, अहमदाबाद भी जाते हैं और वहां के लोग हमारे यहाँ भी भोपाल तक आते हैं। ये भील प्रदेश है, ये भील प्रदेश की धरती है और यहाँ पर उपस्थित भील वंशज के जितनी भी उपजातियां हैं, चाहे भील, भिलाला, पटला, बारेला, दुनिया भर की फलाना ढिमका जितनी भी जातियां उपजातियां हैं, सबको एकजुट करके हमको एक माला में पिरोने का काम करना है। ये छोटी छोटी बातें भूल जाओ भाई, समाज खतरे में, अभी हमारे समाज की बहन बेटियां खतरे में, ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में। इसलिए जाति धर्म उपजातियां भूल जाओ, क्षेत्रवाद भूल जाओ, संगठनवाद भूल जाओ, पार्टीवाद भूल जाओ।
समाज को आज एकजुट होने की जरूरत है। आपके दाहोद में जाके देख लो, वहां पर गैर आदिवासी एक फोन पे सारे काम होते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को हमारे यहाँ भी इंदौर भोपाल में धरना देना पड़ता है। कल भी हम दिन भर बारिश में गीले होते हुए कार्यक्रम करते रहे। हमारे यहाँ भी जमीन नीलाम हो रही है, भविष्य में हो सकता है आपके क्षेत्र में भी आए, क्योंकि आदिवासी की जमीन के नीचे ही सोना चांदी है, सारे खनिज जमीन के नीचे है। जमीन के ऊपर तो वैसे भी ये बिल्डिंग बना रहे बड़े बड़े, तो हमको इस जमीन को बचाना है और जमीन के साथ साथ में समाज को एकजुट करके उनके खर्चे को भी बचाना है। क्योंकि मुझे D3 का बोला है, इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और D3 के ऊपर भी फोकस करूंगा, क्योंकि D3 ही समाज को इस मुसीबत से, इस आर्थिक परेशानी से निकाल सकता है। एक बोतल दीजिएगा, ये नहीं, खाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये पानी की बोतल है ना, इसमें पानी भरा रहेगा और यहां से मैं एक नीचे छेद करता हूं डीजे का, दूसरा दारू का, तीसरा दहेज का, चौथा हमारा घूमने फिरने का, दारू पीने का, कार्यक्रम करने का, दुनिया भर के ऐसे 8-10 छेद हो गए तो पानी कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा बताओ? थोड़ी देर में हो जाएगा ना। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये फोकट के छेद कर रहे हैं इस पानी भरे हुए। जब हमारी बहन बेटिया की शादी होती है, पूर्व वक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात भी बोली इस संबंध में। हम दहेज इकट्ठा करते हैं कि बहू लाएंगे और पैसा इकट्ठा करके बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देके हमारी बहन बेटियों को विदा भी करते हैं कि वो ससुराल में जाके सुखी रहेगी। अब वो जैसे ही हम लोग शादी करके भेजते हैं तो हमारा जो दहेज रहता है वो इस कदर रहता है कि उसकी भरपाई करने के लिए हम जिस हमारी लाडली बहन बेटी को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो जैसे ससुराल में जाती है 1-2 दिन हफ्ते भर नहीं रहती है। हमारे जो भी वाहने रहते हैं, हमारे बकरे चलते हैं, इधर भी शायद चलते हैं क्योंकि हमारी परंपरा एक जैसी ही है। हमारे 3 चलते हैं, आपके यहाँ शायद एक आधिक हो सकता है, लेकिन बकरे तो जरूर चलते हैं, मुर्गे भी चलते हैं। तो जैसे ये वाहने की परंपरा खत्म होती है तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, अब हो गई शादी, कर्जा का ज्यादा हो गया, जाओ दाहड़ की। तो वो मजदूरी करने कहा जाता है। आपके यहाँ गुजरात, हमारे यहाँ से गुजरात आते हैं, आपके यहाँ भी थोड़ी बड़ी सिटियों में जाते होंगे। तो हमारा व्यक्ति उभर का पा रहा है। ये इतना बड़ा छेद है जो दहेज नाम का, उसमें जितना भी पैसा हम लोग वहां से गुजरात से या महाराष्ट्र से या कर्नाटक से कमा के ला रहे हैं, वो कहां भर रहे हैं? सीधे वाणे के यहाँ जो बनिया है हमारे क्षेत्र का, जहां से हम लोग कर्जा लेते हैं, उसको पैसा देते हैं और वो अपनी तिजोरी भरता है। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, पैसा इतना ज्यादा लगता है कि हर साल में एक फसल लेता है हमारा व्यक्ति, उसी नई नवेली दुल्हन के साथ में जाता है। नई हट्टी कट्टी दुल्हन बेची थी हमने, लेकिन वहां से बेचारी बुजुर्ग बन के आती है। 1-2 बच्चे के बाद तो उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती। तो ये हंसने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये ताली बजाने वाली बात नहीं, बड़ी शर्मनाक बात है। हम किस दिशा में ले जा रहे हैं हमारे समाज को? अब नई चीज आ गई, डीजे। पहले बढ़िया ढोल मांदल चल रहे थे, ये बांसुरी चल रही थी, अब डीजे आया। हमारे लोगों को डीजे चाहिए, और एक भी नहीं, हमारे क्षेत्र में तो एक अच्छा व्यक्ति शादी करता तो 20-30 डीजे आते। एक डीजे के पीछे 10-15 गाड़ियां, एक गाड़ी का डीजल 2000 मान लो आप। और यदि आपके साथ में 100-200 लोग रहे तो 15-20 पेटी बियर की, दारू की गई। डीजे का खर्चा 20 से 30 हजार, दारू का खर्चा 20 से 30 हजार, गाड़ियों का खर्चा 10-15 हजार, ऐसे करके डीजे ले जाने वालों का भी 1 लाख रुपए खर्चा हो गया, सिर्फ डीजे ले जाने का, नाच गाने का। और वो भी कितनी देर लगता मालूम? डीजे रात के 11 बजे निकले घर से, 1 बजे सब वापस आ गए। डीजे 2-3 ही घंटे बजता है, क्योंकि वहां तो वैसे 50 डीजे पहले से खड़े हैं। तो वो 1-2 घंटे में ये दिखावे के चक्कर में हमारा व्यक्ति 1 लाख रुपए कर्ज ले लेता है। कितना? 1 लाख रुपए। तो ये जो हमारे बड़े बड़े छेद हो रहे हैं बार बार चारों तरफ, तो कैसे भरेंगे? व्यक्ति गुजरात जा रहा है, या लाके भर रहा है, बड़े को भर रहा है, फिर अगले साल दूसरी शादी आ गई, फिर डीजे भी ले जाना, फिर दहेज भी देना, फिर दारू पिलाना। अबे कब तक चलता रहेगा? ये छेद भरते जा रहे हैं आपकी बोतल के, पानी कभी नहीं भरेगा।
आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बोतल कभी नहीं भरेगी। तो हम लोग ये एक उदाहरण देके इस टॉपिक पे मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। हमने मध्य प्रदेश में स्पेशली हमारे अलीराजपुर जिले में, आपके गुजरात में भी कई जिलों में इस संबंध में बैठक हुई। ये जो D3 फॉर्मूला दिया था हमने, डीजे दहेज दारू, ये समाज को इन चीजों से उबार कर परंपरागत रूप से रीति रिवाजों को बढ़ावा देकर, हमारे ढोल के मांदले फेफड़े जो भी पुराने वाद्य यंत्र है उसको बढ़ावा देकर हम लोगों को हमारी संस्कृति भी बचाना है, हमारी परंपरा भी बचाना है। क्योंकि संस्कृति सभ्यता परंपरा जिस दिन आपसे अलग हो गई तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके संवैधानिक हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही खत्म हो गई। जिस व्यक्ति की पहचान नहीं, जिस व्यक्ति की परिभाषा नहीं हो पा रही, उसके सारे संवैधानिक हक अधिकार खत्म। आपने 4 दिन पहले देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया, एसटी में भी क्रीमी लेयर उन्होंने दिया है और उसको अमल करने में सरकार देरी नहीं करेगी। तो हम लोग इसीलिए इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम समय समय पर जहां पर भी कार्यक्रम होता है हम लोग जाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा D3 वाला जो फॉर्मूला था, उसके माध्यम से एक अनुरोध था कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस संबंध में बैठक करें और जागरूक करें लोगों को। कोई भी जाति धर्म वर्ग पार्टी संगठन का व्यक्ति हो उसको जोड़े, इस मुहिम को आगे बढ़ाए और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करें। बस, बाकी आपने मुझे बहुत सुन लिया, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंततः मैं आपको जोहार जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोलता हूँ। धन्यवाद।